इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा भयानक हमला दोबारा होने वाला है। क्या इजराइल फिर से लहूलुहान होने वाला है? इसकी वजह भी बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे हमास की एक धमकी के बाद इजराइल में बेचैनी का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह की बात होगी जो 1.5 लाख मिसाइल और 5 लाख रॉकेट के साथ शुक्रवार का इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा नाम है जो हमास के बाद इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह के प्लान 20 पर भी सत्ता की कुंजी आज हम आपके सामने खोलेंगे। फिर इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन, आखिर गाजा से उसके 240 बंधक कहां लापता हो गए। इतने इंतजाम के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को गाजा में ढूंढने में नाकाम कैसे है? इसका जवाब हमास की सुरंगों में कई फीट नीचे दबा हुआ है। इसका राज क्या है, आज वो भी आप देखिएगा। कुछ बड़ी खबरें देश से हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर से कांग्रेस पर जुबानी तीर चलाए। पीएम ने कहा जहां कांग्रेस है वहां विकास मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस शासन में घूसखोरी का रिकॉर्ड बनता है। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक का बॉयकॉट कर दिया। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। उनका आरोप है कि एथिक्स कमेटी ने उनसे बेहद व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछे। इस पर विपक्ष के सांसदों ने भी नाराजगी जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और मध्य प्रदेश के सिंगरौली रवाना हो गए। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि ईडी का नोटिस पूरी तरीके से गैर कानूनी है और यह बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा केजरीवाल डर की वजह से भाग रहे हैं। एक बड़ी चुनावी खबर राजस्थान से भी है। बीजेपी ने आज राजस्थान में 58 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 7 महिलाओं के नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं को भी टिकट दिया गया। तो सत्ता की शुरुआत आज एक बहुत बड़े और डरावने सवाल के साथ। क्या इजराइल में एक बार फिर 7 अक्टूबर वाले हमले का खूनी रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है? क्या फिर हमास इजराइल में खून करने वाला है? जब इजराइल की आर्मी गाजा में सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, ठीक उसी वक्त इजराइल में एक बार फिर खतरे के सायरन बजने लगे हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी में जबरदस्त दहशत है, क्योंकि इजराइल पर फिर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और यह धमकी पहली बार लाइव टीवी पर हमास की ओर से दी गई है। धमकी देने वाला है हमास का नेता जिसका नाम है गाजी अहमद। गाजी अहमद ने लाइव शो में खुली धमकी दी कि इजराइल पर फिर 7 अक्टूबर वाला हमला करेंगे। गाजी अहमद ने कहा कि तब तक मारेंगे जब तक इजराइल का वजूद नहीं मिट जाता, और अब हमास तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है जब तक वो इजराइल का नामो निशान नहीं मिटा देता। इजराइल के एयर स्ट्राइक से भड़के गाजी अहमद ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर हो या 10 अक्टूबर या फिर 10 लाख अक्टूबर, इजराइल के खिलाफ हमास का एक एक कदम जायज है, क्योंकि इजराइल और अरब इस्लामिक देशों के लिए किसी आपदा से कम नहीं। 7 अक्टूबर को इजराइल में जो कुछ हुआ उसके बाद नेतन्याहू भी हमास की एक और धमकी को हल्के में लेने का बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आते हैं। इसीलिए इजराइल की डिफेंस फोर्स को फिर से एक्टिव कर दिया गया है और साफ कहा गया है कि 7 अक्टूबर वाली चूक इस बार नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमास की धमकी है, इजराइल कुछ भी कर ले बचेगा नहीं। फिर एक बार होगा 7 अक्टूबर जैसा वार। حنقدمها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات. हमास का नया ऐलान, इजराइल का मिटाएंगे नामो निशान। एयर स्ट्राइक से हमास तड़पा, इजराइल फिर खून होगा। نزل لأنه قاتل وأنه حرب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. हमास की इजराइल को पहली बार लाइव धमकी। السطر، لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله. في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified، مبررة.
फिर इजराइल की जमीन पर आसमान से आएगी मौत। इजराइल में फिर होगा 7 अक्टूबर वाला खूनी रिपीट टेलीकास्ट। हमास 7 अक्टूबर को फिर से दोहराने का ऐलान कर रहा है, तो इसी बीच पहली बार हमास के वो हथियार भी दुनिया के सामने आ गए हैं जिनके जरिए उसने करीब 1 महीने पहले इजराइल को लहूलुहान कर दिया था। आज हम पहली बार कैमरे पर आपको हमास के वो हथियार दिखा रहे हैं जिससे इजराइल में नरसंहार हुआ था। इजराइल की आर्म फोर्सेस के हाथ हमास के हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा लगा है और दावा किया जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में कत्लेआम किया। इन हथियारों में आरपीजी के साथ साथ बड़ी संख्या में थर्मोबैरिक ग्रेनेड और रॉकेट्स भी शामिल हैं। हमास के इन हथियारों का वीडियो आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमास के हथियार कितने खतरनाक हैं और कैसे इनके जरिए इजराइल पर हमला किया गया था। सबसे पहले आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड किसी कंधे पर रखकर एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए इसको फायर किया जाता है। यह इतना खतरनाक और शक्तिशाली होता है कि चंद सेकंड के अंदर किसी भी टैंक, हेलीकॉप्टर या विमान को एक धमाके में खत्म कर सकता है। फतेह 110 रॉकेट, वो रॉकेट जिसका इस्तेमाल हमास ने 7 अक्टूबर वाले हमले में किया था। इस रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा अल कुदस नाम के रॉकेट भी हमले में प्रयोग किए गए थे। तस्वीरों में दिख रहा थर्मोबैरिक ग्रेनेड जो फायर किया जाता है, जो एक घर के अंदर मौजूद कमरों को भी जब फायर होता है तो जला देता है। इसके अलावा हमास के पास टाइम डेटोनेटर भी हैं जिन्हें उसने हमले के बाद घरों के अंदर बेहद आसानी से फेंका। बाहर से कमरों को बंद कर दिया। इससे कमरे का तापमान 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है और थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाता है। आज हमास के ऑपरेशन 7 अक्टूबर पर बहुत बड़े खुलासे भी हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी जानकारी के साथ इजराइल पर हुए हमले को अंजाम दिया था और इसकी तैयारी वो पिछले काफी वक्त से कर रहा था। पहला बड़ा खुलासा हुआ है कि हमास के लड़ाके आईडीएफ के जो लड़ाके थे सभी बड़े अफसरों का उनका पता जानते थे। हमास के लड़ाकों के पास इजराइल के जो सैन्य ठिकाने थे और जो चौकियां थी उनकी लोकेशंस थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह। इसके अलावा योम किपुर की छुट्टी के बाद में वक्त का जो हमले का वक्त था उसको छुट्टी के बाद ही चुना गया था। यह पहले से प्लानिंग थी, पूरी तय किया गया था। सैनिकों की जो शिफ्ट बदलने के 1 घंटे के बाद हमला किया गया, यानी तमाम चीजें देखी गई थी कि उस समय सैनिकों की शिफ्ट में कितना अंतर होगा। हमला उस वक्त किया जब सैनिक अपनी बैरक में सो रहे थे, यानी रिएक्शन टाइम कहीं नहीं था। हमले का असली मकसद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई था। ये खुलासे आज सामने आए हैं और कई और चीजें ऐसी हैं। बंधक के बदले कैदियों की रिहाई के सौदे की योजना थी, जो कि अभी हमास की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है, ये शर्त रखी भी जा रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके एक्शन पर इजराइल का ऐसा रिएक्शन होगा। लेकिन अब हमास खुलकर इजराइल को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि एक और 7 अक्टूबर के लिए वो तैयार रहे। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको इजराइल हमास युद्ध के सबसे विस्फोटक और आज के सबसे नए वीडियो दिखाते हैं। आज का पहला सबसे हैरान करने वाला वीडियो हमास के ड्रोन अटैक का है और यह वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है। दावा है कि हमास ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजराइल की आर्मी पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें उसके कई सैनिक घायल हो गए। आज का दूसरा वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो से ये पता चलता है कि हमास की सुरंगें क्यों इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें हमास का एक लड़ाका सुरंग से निकलता है और फिर इजराइल के टैंक पर आरपीजी से हमला कर देता है। आज एक नया वीडियो हुती विद्रोहियों की ड्रोन वर्षा का भी है। हमास के साथ साथ हुती विद्रोही भी इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। यमन से लगातार इजराइल पर ड्रोन के बारूद की बारिश हो रही है।
और उसके अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक नया वीडियो हमास और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के आमने सामने की जंग का भी सामने आया है। इसमें इजराइल के टैंकों को गाजा में गरजते हुए देखा गया और सुना गया, और हमास पर इजराइल के इंतकाम की आग बरसनी और ज्यादा तेज हो गई। जबकि आज का 5वां वीडियो इजराइल की अग्निवर्षा का है, जो आसमान से हमास के ठिकानों पर की जा रही है। दावा है कि अब इजराइल ने गाजा में एक बड़े शरणार्थी शिविर पर भी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के मुताबिक इस हमले में हमास का बड़ा कमांडर मारा गया। अब हम आपको इजराइल और हमास के बीच हो रही अग्निवर्षा और ड्रोन वर्षा के कुछ अनकट वीडियो भी दिखा देते हैं। इजराइल ने गाजा में हमास की बारूदी सुरंगों से निपटने के लिए अपने जंगी बेड़े से बड़े बड़े हथियार निकाल लिए हैं। इजराइल बंकर बस्टर बम से लेकर टेडी बियर बुलडोजर तक का इस्तेमाल हमास की सुरंगों को मिट्टी में मिलाने के लिए कर रहा है, और उसे इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन अब हमास जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और हमास की ये चुनौती है उसकी ड्रोन वर्षा। हमास ने अब ड्रोन अटैक के जरिए गाजा में मौजूद इजराइल की आर्मी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। हमास की ओर से गाजा में एक नया ड्रोन हमला किया गया है, और इसका वीडियो भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में जमीन पर कई इजराइल के सैनिक नजर आ रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर ड्रोन के जरिए हमास ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें कई इजराइल के सैनिक घायल हो गए। अब हमास ने इस ड्रोन अटैक को भी अपना बड़ा हथियार बना लिया है, यानी अब गाजा में इजराइल के लिए चुनौती सिर्फ जमीन पर नहीं है, आसमान में भी। वैसे वीडियो वॉर सिर्फ हमास ही नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल की आर्मी इस वीडियो वॉर में हमास से कहीं आगे है। उसके जवान गाजा में हमास को मार भी रहे हैं और उसके वीडियो भी शूट कर रहे हैं। हम आपको इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो दिखा रहे हैं जो इजराइल के सैनिक ने गाजा में रिकॉर्ड किया है। इसमें इजराइल के टैंक आग बरसा रहे हैं। इजराइल की आर्मी हमास के ठिकानों में घुसकर उन्हें चुन चुन कर मिट्टी में मिला रही है, बल्कि इजराइल का टेडी बियर बुलडोजर हमास के ठिकानों और उसके सुरंगों को पाउडर में तब्दील कर रहा है। यानी अब यह युद्ध हथियारों के साथ साथ वीडियो के जरिए भी लड़ा जा रहा है, और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी किसी से कम नहीं। इजराइल के हमले में न सिर्फ हमास की सुरंगें तबाह हो रही हैं, न सिर्फ हमास के लड़ाके और कमांडर मारे जा रहे हैं, आम लोगों की भी जान जा रही है, बल्कि इजराइल ने अपनी अग्निवर्षा के जरिए गाजा की 44,500 इमारतों को भी मिट्टी में मिला दिया। एक बार फिर से सुनिए, 44,500 इमारतें जो इजराइल की बारूदी बारिश में पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। इनमें कई स्कूल और अस्पताल भी शामिल हैं, जिन्हें इजराइल हमास के अड्डे बता रहा है। इसके लिए इजराइल की ओर से गाजा पर अब तक 12,000 से ज्यादा हमले किए गए, और युद्ध के आगाज से अब तक इजराइल गाजा पट्टी पर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है।
हमास इजराइल को 7 अक्टूबर की याद दिला रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है, तो हिजबुल्लाह इजराइल पर 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि अगले 20 दिनों में वो लगातार बड़े हमले करेगा, यानी हर दिन 25,000 रॉकेट हमले और 7,500 मिसाइल हमले। जब 7 अक्टूबर को 5,000 रॉकेट के हमले से इजराइल में इतनी जाने गई थी, तो इतने हमले एक साथ होंगे तो क्या होगा? इस धमकी भरे सवाल पर हिजबुल्लाह अपना खेल खेलना भी रहा है। हिजबुल्लाह ने जिस हमले की धमकी दी है, उसके हिसाब से हर दिन 25,000 रॉकेट हमले होंगे, यानी हर घंटे 1,000 से ज्यादा रॉकेट दागे जाएंगे और करीब 312 मिसाइल हर घंटे इजराइल पर हमला करेंगे। वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भले ही हिजबुल्लाह हर दिन 25,000 रॉकेट मारने की बात करे, लेकिन रॉकेट दागने की उसकी क्षमता इतनी नहीं है, इसलिए दावा हवाई है। इसमें बड़बोलेपन की मात्रा अधिक है। वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4,000 रॉकेट ही दाग सकता है, लेकिन इन 4,000 रॉकेट को भी एक साथ नाकाम करना इजराइल के लिए आसान नहीं है। अब सवाल ये भी, क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन हमलों को नाकाम करने की स्थिति में है? क्या इजराइल हिजबुल्लाह के बड़े हमले को नाकाम कर पाएगा? इन्हीं सवालों के बीच आज हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर शुक्रवार को बड़े हमले के संकेत दे दिए। इस वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाकों को यरूशलेम जाते हुए दिखाया गया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले की चेतावनी दी थी। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको हम आगे की पूरी कहानी बताते हैं। इस युद्ध को करीब से देखने वाले और हिजबुल्लाह को समझने वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उनमें शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की 40,000 मिसाइलें हैं। वो फज्र 1 और फलाक श्रेणी की मिसाइलें हैं जो काफी खतरनाक हैं। मध्यम दूरी के लिए फज्र 3 और फज्र 5 श्रेणी की करीब 80,000 मिसाइलें हैं और लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी वाली फतेह 110 श्रेणी की हैं। करीब 30,000 मिसाइलें हैं जो लगभग 500 किलोग्राम का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती हैं। दावा है ये तीनों मिसाइल इजराइल में काफी तबाही मचा सकती हैं, लेकिन सवाल ये, क्या सच में हिजबुल्लाह के पास इतनी मिसाइल हैं? वैसे अब तक तो ये सिर्फ दावा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतने रॉकेट्स भी हैं? किसी के पास इतनी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हर वर्ष हिजबुल्लाह को करीब 5,830 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, यानी ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा शुभचिंतक है और वहां से ही सबसे ज्यादा पैसा उसे मिलता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 तक मिसाइलें हो सकती हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा इजराइल शामिल है। ये कहीं भी टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में। लेबनान बॉर्डर पर मैं हिजबुल्लाह के पोस्ट से होकर आया हूं। उत्तरी सीमा पर इजराइल ने बड़ी आइडिया कि हिजबुल्लाह चीफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। इजराइल हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं ले रहा है। फिलहाल आईडीएफ अर्जुन की भांति हमास पर निशाना साधे बैठा है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में लगा है। في واقع لبنان في عين العاصفة وهو جزء من هذه المنطقة، وعاش كل الحروب بالمنطقة. على العكس كان لبنان أكثر تحملا في المنطقة.
गाजा के इस नए युद्ध में अब तक हिजबुल्लाह खुलकर नहीं कूदा है। वो इजराइल पर हमले तो कर रहा है, लेकिन छिप छिप कर। इजराइल कभी कभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। सवाल है क्यों? दरअसल 2006 में इजराइल और लेबनान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ चुके हैं। युद्ध में दोनों पक्षों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें दोनों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 33 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल के 250 सैनिक, 50 नागरिक, 20 टैंक, 3 हेलीकॉप्टर, 1 युद्धपोत, जबकि हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके और लगभग 900 लेबनानी नागरिक मारे गए थे। यानी दोनों का भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान को देखकर ना तो इजराइल हिजबुल्लाह को चुनौती दे रहा है और ना ही हिजबुल्लाह सीधी लड़ाई में आना चाहता है। वैसे इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध किया तो 2006 से ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना होगा। वैसे आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर समूह है, जिसे तमाम देशों ने शिया आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं। मनीष, आज की अगर स्थिति देखें, ये युद्ध आज कितना और विध्वंसक हो चुका है, कितना और विनाशक हो चुका है? देखिए राहुल जी, आज तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आईडीएफ को अपना एक कमांडर खोना पड़ा। एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 4 और सैनिक घायल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो सैनिकों की संख्या और ऑफिसर्स की संख्या, जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, वो 18 हो गई है। तो निश्चित तौर पर आईडीएफ के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ये अलग बात है कि आईडीएफ की तरफ से भी आज जवालिया कैंप में लगातार ग्राउंड पर स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन चूंकि आप लगातार हिजबुल्लाह के बारे में बता रहे थे और आईडीएफ लड़ तो हमास से भी रही है, लेकिन उसका भी पूरा ध्यान उसी तरफ है कि कल हिजबुल्लाह चीफ क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से युद्ध का ऐलान होता है तो वैसी स्थिति में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ उसको मैनेज करना वाकई में टफ होगा। क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में कल मैंने जब आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी से पूछा कि आप अपना एक असेसमेंट बताएं कि आपके कितने सैनिक यहाँ पर हैं, 5,000, 10,000, 15,000, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो अगर 10-15 हज़ार से ज़्यादा सैनिक यहीं पर लगाने पड़े हैं, यहीं सारा रिसोर्सेस है हमास से लड़ने में, तो फिर आप हिजबुल्लाह में जो कि कहीं से भी 19-20 से ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो उससे कैसे लड़ेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इजराइल हमास युद्ध को आज 27वां दिन है, लेकिन हमास रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो हर दिन नई नई धमकियां दे रहा है। उसके समर्थन में कभी हूती विद्रोही तो कभी हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं। कल यमन बॉर्डर से हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था। अब लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल मारने का दावा कर रहा है। सवाल है, ये हो कैसे रहा है? क्या हमास अकेले ये सब कर रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमास अकेले ये सब नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ एक टीम ये पूरा काम कर रही है। इसे आप हमास की मुस्लिम टीम भी कह सकते हैं। ये टीम उन मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम देशों और विद्रोही संगठनों की है जो फिलिस्तीन के मुस्लिमों को बचाने के नाम पर एकजुट हो गए हैं। अब इस टीम में कौन कौन है और ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमास की मुस्लिम टीम में शामिल मुस्लिम देशों की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम ईरान का है। ईरान पहले दिन से हमास का खुलेआम समर्थन कर रहा है। ईरान ने इजराइल की मदद करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। सबसे बड़े धर्मगुरु ईरान के अयतुल्लाह खामनेई ने यह तक कहा कि अब मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं। कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने हमास चीफ इस्माइल हानिये से मुलाकात की। इसके बाद आता है लेबनान का नाम। गाजा में हमास के बाद अब इजराइल पर सबसे ज्यादा हमले कहीं से हुए हैं तो लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने किए हैं। तीसरा नाम है यमन का। यमन ने कल ही इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हूती सरकार के अब्देल अजीज बिन हबदूर ने यह तक कहा कि वो हमास के लिए लड़ता रहेगा। हमास चीफ इस्माइल हानिये कतर में ही छिपकर इजराइल के खिलाफ पूरे युद्ध की अगुवाई कर रहा है। एक तरफ से युद्ध का कमांड सेंटर कतर ही है। तुर्की अब तक इस युद्ध से दूर था, लेकिन अब वो इजराइल के खिलाफ संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके अलावा इराक और सीरिया, इन दोनों देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये दोनों देश हमास की टीम मुस्लिमीन के अहम सदस्य हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील लगातार कर रहा है, लेकिन वो खुद अभी इससे दूर है। हमास की मुस्लिम टीम के ये सदस्य तो जुबानी फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन बम, बारूद, गोले, रॉकेट और मिसाइल वाले रेजिमेंट की कमान हमास के सहयोगियों ने संभाल ली है।
हमास ने हमले की शुरुआत की थी। उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल के जवाबी हमले के बाद हमास की कमर टूट चुकी है। ऐसे में हमास की टीम मुस्लिमीन के सबसे खतरनाक सदस्य हिजबुल्लाह से हमले की कमान संभालने की उम्मीद में है। वो लेबनान बॉर्डर से लगातार इस पर हमले भी कर रहे हैं। अब तो उसने धमकी दी है कि वो इजराइल पर 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल अगले कुछ दिनों में फायर करेगा और इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर इस हमले को झेल नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह की तरह ही हुती विद्रोही भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। कल ही हुती ने यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। यह मिसाइल हमला काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन इजराइल ने इसे अपने एरो एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। हुती विद्रोहियों के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। बमबारी करने वाले सेगमेंट में यह हमास का तीसरा सबसे बड़ा हमलावर यूनिट। इन विद्रोही संगठनों और इस्लामिक देशों के अलावा दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन भी हमास की टीम मुसलमीन के सदस्य हैं। ये वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लगातार इजराइल को ग्लोबल नैरेटिव में किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का, जो गाजा पर इजराइल के हमले को तो विरोध कर रहा है, लेकिन हमास के हमले पर वो खुश होता है। इसके अलावा मुस्लिम विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके लिए एक फतवा भी जारी किया गया। راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیست اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن، همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. Şimdi coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Bunu İranlı kardeşimizle de konuştuk ve kendisi de az önce konuşmalarında söylediler. آن است که کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم، نسبت به ارسال سوخت و کالا به داخل اسرائیل حساسیت نشون بدیم و اون رو متوقف بکنیم. هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية. الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وفخامة الرئيس مهدي المشاد قد وجه القوى العسكرية بكل أطرافها. और अब बात एक ऐसी बंधक मिस्ट्री की जो गाजा में इजराइल के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। ये मिस्ट्री उन बंधकों से जुड़ी है जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल से अगवा किया था, लेकिन अब जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंडेड ऑपरेशन कर रही हैं तो उन्हें इन बंधकों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसलिए सवाल यह है कि गाजा में इजराइल के 240 से ज्यादा बंधक कहां चले गए। 6 दिनों से ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी आखिर आईडीएफ को अब तक बंधकों का सुराग क्यों नहीं मिला है। गाजा में हजारों आईडीएफ के सैनिक हैं, तो आखिर इजराइल के बंधक अब भी लापता कैसे हैं। आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सिनबेट की सर्वश्रेष्ठ टीम भी बंधक ढूंढने में नाकाम क्यों है। और अब नेतन्याहू अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बंधकों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इंतजाम की ओर से जो इजराइल ने इंतजाम किए थे वो किस तरीके के रहे, लेकिन अब भी उसे बंधकों का पता क्यों नहीं चल पाया। इजराइल गाजा बॉर्डर पर कमांड सेंटर बनाए हुए है। अमेरिकन स्पेशल फोर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। एक एक नेटवर्क की मॉनिटरिंग हो रही है। 5 देशों की इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन किसी को बंधकों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब इजराइल की जेल में बंद हमास के लोगों से पूछताछ भी हो रही है कि हमास बंधकों को कहां छुपा सकता है। हमास से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों से सवाल जवाब भी हो रहे हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, कतर के नेटवर्क भी लगाए गए हैं, जबकि रेड क्रॉस को भी
बंधकों की कोई खबर नहीं है। पहले हम आपको इस खबर पर एक रील दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इजराइल के बंधकों का रहस्य गाजा में कई फीट जमीन के नीचे छिपा हुआ। बंधकों की तलाश में हजारों सैनिक गाजा में धरती और पाताल को एक कर चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि बंधकों को लेकर कोई छोटी से छोटी जानकारी भी उन्हें हासिल हो सके। वहीं गाजा बॉर्डर पर आधे दर्जन से अधिक कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आईडीएफ के अलावा अमेरिका की डेल्टा फोर्स और दूसरे स्पेशलाइज्ड ग्रुप लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वो नेटवर्क को खंगाल रही है कि कहीं से कोई सुराग मिल सके। इसके अलावा 5 देशों के इंटेलिजेंस नेटवर्क 5i के नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बंधकों के खाना, पानी, दवाई या कोई भी संबंधित जानकारी तक हासिल नहीं हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर 240 बंधकों को हमास पाया कहां है। आपने कई बार यह सुना होगा कि गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बना रखा है जिसे तोड़ पाना इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज हम आपको हमास की ऐसी अंडरग्राउंड सुरंगों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इजराइल के बंधक रखे जाने का दावा है। दरअसल जितना गाजा जमीन के ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा और गहरा गाजा जमीन के नीचे भी है। गाजा में जमीन के ऊपर तो अस्पताल, मकान, बिल्डिंग, मस्जिद और स्कूल हैं, लेकिन जमीन के नीचे हमास की 3 मंजिला सुरंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके -1 में हमास ने अपना गोला बारूद, रॉकेट और हथियार रखा है और साथ ही अपना फ्यूल स्टोर भी बनाया हुआ है। इसके नीचे यानी -2 में हमास ने आधुनिक उपकरणों से लैस अपना कंट्रोल रूम बनाया है और इसी फ्लोर पर जनरेटर रूम भी मौजूद है। लेकिन इसके एक और नीचे फ्लोर है यानी -3 और दावा किया जा रहा है कि हमास ने यहीं पर इजराइल के बंधकों को कैद करके रखा है और उनके साथ हमास के लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल को अपने बंधकों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए गाजा में अभी भी बंधक एक खोज बने हुए हैं। तो एक तरफ इजराइल बंधकों की तलाश में लगातार गाजा में अपनी टीम्स को पहुंचा रहा है। आईडीएफ के तमाम हजारों इस वक्त जो सैनिक हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उसकी सेना गाजा के सबसे करीब जो स्थान है वहां पर पहुंच चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसमें अपना एक्शन और भी तेज कर दिया है। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि जो गाजा में लेटेस्ट वॉर प्लान है क्या और वो इसके जरिए हासिल करने से जो इजराइल है कितने कदम दूर है, जो उसका एक्चुअल मंजिल है उसको लेकर के। इजराइल सेना गाजा तट से महज 800 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। टारगेट पर उत्तर गाजा में मौजूद हमास के ठिकाने हैं। आईडीएफ गाजा तट पर पहुंचते ही बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। जैसे ही ग्राउंड में इस बड़े लेवल का ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमास के लड़ाकों का भागना मुश्किल हो जाएगा। एक तरीके से वो इजराइल के बंधक बन जाएंगे। ऐसा होने पर इजराइल को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, उत्तरी गाजा की घेराबंदी पूरी हो जाएगी। दूसरा, इससे बंधकों तक पहुंचना आसान होगा। तीसरा, हमास पर दबाव बढ़ेगा। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।